तकरीबन 5 दशक पहले मैं कॉलेज का चुनाव लड़ रहा था। एबीवीपी से उम्मीदवार था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। सामने एनएसयूआई थी। मैनेजमेंट ने घोषित कर दिया कि आप चुनाव जीत गए हैं। थोड़ी देर बाद घोषित हुआ कि आप चुनाव हार गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये गलती कहाँ हुई। तो उन्होंने मेरे काफ़ी सारे वोट रिजेक्ट कर दिए थे और सामने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। मैं इस प्रकरण को न्यायालय में लेकर गया। संबंधित व्यक्ति के पिता, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, उसके पिता ने किसी ज़माने में हमारे पिताजी को मदद की थी। यानी जब हम लोग पाकिस्तान से आए थे इस भारत की भूमि पर, तब उन्होंने मदद की थी। तो उस प्रत्याशी के पिताजी मेरे पिताजी के पास आए कि बोले, नहीं, आपके बेटे से कहिए कि कोर्ट से ये प्रकरण वापस ले ले। तब मुझे पिताजी ने कहा कि आप ये प्रकरण वापस ले लो, हमारे ऊपर इनका बड़ा एहसान है। तब मैंने वो प्रकरण वापस ले लिया और वो अध्यक्ष के रूप में उसने पूरा कार्यकाल पूरा किया। कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में लोगों में कितना चारित्रिक बल था, एक दूसरे का कितना आदर करते थे लोग। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे जैसे लोकतंत्र विकसित होते हैं, चुनाव उतनी स्पष्टता के साथ होना चाहिए। तो आज का जो मेरा एपिसोड है वो चुनाव आयोग को लेकर के। उस ईवीएम मशीन पर नोटा लगा हुआ है। नोटा प्रत्याशी नहीं है। सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को आ जाएंगे तब भी जो सेकंड नंबर पे होगा वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा एरर है। अगर नोटा प्रत्याशी बन जाए और जो हारे हैं उनको सिस्टम से बाहर करके रिकॉल किया जाए इलेक्शन, तो सारे राजनीतिक दलों पर एक दबाव पड़ेगा, नैतिक रूप से अच्छे उम्मीदवार लाएंगे कि समाज ने नकार दिया। मैं सामाजिक चेतना की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कई बार प्रयास किया चुनाव आयोग के माध्यम से कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा है। चलिए, पूरे देश की बात मैं नहीं करता, एक वाराणसी सीट की बात करता हूं। 2014 में जब पहली बार हमारे पंत प्रधान जी वहां आए चुनाव लड़ने के लिए, 58.5% वोटिंग हुआ। 41.5% लोगों ने वोट नहीं किया। फिर 2019 का इलेक्शन आया, फिर वोट परसेंटेज और डाउन हो गया, गिर गया। तो इसका मतलब यह है कि समाज की भागीदारी कम क्यों हो रही है। अगर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित कर रहे हैं तो वोट की भागीदारी कम क्यों हो रही है। और उस हॉट सीट पर जिस पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर मैं उस चुनाव प्रक्रिया में भाग लूं समाज को जगाने के लिए कि वोट की ही अहमियत है प्रजातंत्र में, तब चुनाव आयोग मुझे परमिशन ही नहीं देगा। वो कहेगा आप किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आइए। अब अगर मैं किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से प्रचार करूंगा तो मेरा मिशन ही पीछे छूट जाएगा। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूं, मैं जनतंत्र का प्रचारक हूं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र बनना चाहिए। उसके लिए पहली शर्त क्या है? वोटिंग परसेंटेज। मैं तो कहता हूं 100% पोलिंग होना चाहिए। जनता के ओपिनियन से तो ये हमारे जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आगे आएंगे। इस पे हमारा फोकस ही नहीं है। तो ये चुनाव मैनेजमेंट बन चुका है, जबकि लोकतंत्र पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो वैचारिक बात है। सारे राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रेम से बैठें, सब अपने अपने विचार रखें कि भाई आप हमें जिताएंगे तो हमारा ये घोषणा पत्र है, आप हमें जिताएंगे तो हमारा ये घोषणा पत्र है। ये हिंसा मारकाट से एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा? सिर फाड़ दो लोगों के, गोलियां चला दो,
दारू की बोतलें दे दो, मुर्गे दे दो, चांदी की पायजेब दे दो, साड़ी दे दो, पैसा दे दो। आप वोट खरीद रहे हो ना। अब भोली भाली जनता, उसको अपनी वोट की शक्ति का एहसास नहीं है कि आप उनको खरीद करके वोटों को, फिर आप क्या करते हैं सिस्टम में जा करके। मतलब साफ साफ है कि आप सेवा के लिए नहीं आए हैं, आप अपराध को विकसित करने के लिए आए हैं। तो हमारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। हमारा मिशन है भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय। वैचारिक मतभेद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गोल तो बताओ ना आप समाज के सामने कि हम देश को किस दिशा से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। देखिए, भारत जो है, इसकी बहुसंख्य आबादी के पास जीवन के बुनियादी हक उपलब्ध नहीं है। बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये 5 बुनियादी हक हैं जिस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और प्रकृति ने हर बच्चे को एक नई ऊर्जा के साथ प्रकट किया है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बच्चों में काम कर रहा हूं, बंदियों में काम कर रहा हूं। वहीं से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। हमें फोकस करना पड़ेगा बच्चों पर। हर बच्चे को शरीर, प्राण तथा विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या रहा है, एक IIT का टॉपर जो दुनिया को बदल सकता है, वो उसके बाद कोर्स पूरा करने के बाद वो IPS और IAS बनना चाहता है। इसका मतलब एरर कहाँ है? हमारे सिस्टम में, इस करप्ट सिस्टम में। एक IAS और IPS की कितनी औकात होती है? वो जनप्रतिनिधि के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। और एक IITian मतलब एक इंजीनियर दिमाग दुनिया को बदल सकता है। जैसे सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज गूगल कंपनी से ले रहा है, तो वो जाहिर है उस कंपनी को ज्यादा कमा के दे रहा होगा। वो भारत का बच्चा है। IT प्रोफेशनल से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है सिस्टम को, आप सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कितना सरल कर सकते हो, मानव जीवन को कितना सरल बना सकते हो, इस पे फोकस किया गया है। तो हमारे यहां तो लाखों की तादाद में IT प्रोफेशनल्स हैं, लाखों की तादाद में। अब वो बच्चे डॉक्टर बन के, मैं हैरान हूं, 15 साल बच्चे ने मेहनत करके MBBS MS किया और उसके बाद वो कहता मुझे तो दरोगा बनना है, IPS बनना है, पुलिस वाला। तो मुझे बहुत हैरानी होती है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं गैर जिम्मेदारी का परिचय देते, ये UPSC क्रैक करने को बहुत बड़ी बात कहते हैं। अरे एक IIT किया हुआ बच्चा इंजीनियर बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है, एक साइंटिस्ट बनता है। वो वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मानव जाति को जोड़ता है। एक IAS IPS क्या करेगा? एक जिले में बैठ के जो सरकार योजना बनाएगी उसी को तो जमीन पे लाएगा। ये तो कोई भी कर सकता है। उसके पास, उसके दिमाग में क्या। अच्छा एक बात बताइए, हजारों IAS IPS बनते हैं, रिटायर होते हैं, बनते रिटायर होते हैं। समाज को कितना बदला इन्होंने? क्या भारत में एक क्राइम फ्री विलेज बन सका? एक 6.5 लाख से 7 लाख गांव में ये मर्ज होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक गांव बता दीजिए जो क्राइम फ्री विलेज बन गया हो, अपराध मुक्त गांव, जहां 0 क्राइम हो, कोई पुलिस में थाने पे जाके रिपोर्ट ना करता हो। एक गांव बता दीजिए। और एक गांव पूरे भारत में बता दीजिए जहां दरवाजों पे ताले नहीं लगते। अरे साधु संतों के आश्रमों पे ताले लग रहे हैं। जो समाज का पैसा समाज ने दान दिया है, उस पर भी ताले लगा के घूम रहे लोग। तो हम देश को कहां ले जा रहे हैं? हम तो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी सोच कहां चल रही है? आदि मानव की। इस सोच को बदलने के लिए चुनाव आयोग पर एक दबाव बनाना पड़ेगा कि आप नोटा को प्रत्याशी बनाइए और मोबाइल से वोट लाइए। आधुनिक युग के साथ कदम ताल करना है तो नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये सारा करप्ट सिस्टम ऐसे लोगों को बैठा देता है जो उनके प्यादे बन के काम करते हैं। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रामाणिकता से बोल रहा हूं। मैंने प्रयास किया कि हर क्षेत्र में जहां चुनाव होते हैं वहां हम प्रचार करें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, ताकि सच्चा लोकतंत्र आए भारत में। लेकिन चुनाव आयोग हमें परमिशन ही नहीं देता। बोलता ना, आचार संहिता लागू है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, ये काम तो हमारा है, तो आप करिए ना काम।
तो चुनाव आयोग भी जब तक निष्पक्ष नहीं बनेगा, एक सच्चा लोकतंत्र कैसे आ जाएगा भारत की भूमि पे? ये बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है। जिस दिन आपको कोई भी कार्य करने के लिए ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करने लग जाए, तब तक सच्चा लोकतंत्र उदय हो ही नहीं सकता है। मुझे गुजरात के अंदर 10 बीघा जमीन मिली, मेरे नाम आ गई। जब मैं उसको एनए कराने गया तो सिस्टम ने मुझे रोक दिया, आप तो गुजरात के नागरिक ही नहीं है। अब पहले गुजरात का, मेरे पास गुजरात का आधार कार्ड तो है, लेकिन मैं वहां का खेड़ू नहीं था। खेड़ू मतलब किसान। तो जमीन जब तक एनए नहीं हो सकती, फिर मेरा आश्रम तोड़ दिया जाएगा। मैं बना भी लूंगा, मेहनत करके पुरुषार्थ से वो बनाऊंगा, फिर इसे ये करप्ट सिस्टम फिर तोड़वा देगा। ऐसे पहले भी तोड़वाया इन्होंने। तो मेरी सारा परिश्रम जाया करने में इनको 1 सेकंड लगेगा, एक रात में सुपड़ा साफ कर देंगे। ये कहेंगे आपने परमिशन नहीं लिया है। लेकिन इस करप्ट सिस्टम के साथ हो जाओ तो आपको जमीन भी खरीदने की जरूरत नहीं, आप पार्कों पे कब्जा करके वहीं मंदिर बना लो, भव्य मंदिर, और सब काम हो जाएगा। जिस शहर में मेरा आश्रम तोड़ा गया, राजस्थान के कोटा में, वहां पार्कों की 875 एकड़ जमीन पर कब्जा है और सारे आश्रम बोगस बने हुए हैं, सारे आश्रम। मैंने आरटीआई में रिकॉर्ड मांगा तो मुझे पता चला, बड़े बड़े नामचीन आश्रम, कोई कैंचिंग ग्राउंड पे है, कोई गोचर भूमि पे है। मैं बड़ा हैरान था कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली ये सनातन संस्कृति वालों के हैं, सब विभिन्न रिलीजियस के सब लोगों ने ऐसे कब्जे कर रखे हैं। और मुझे हैरानी हुई, एक पार्क पे तो गुरुद्वारा और मंदिर साथ साथ बने हुए थे। 6 एकड़ भूमि पे गुरुद्वारा और मंदिर बना हुआ है, और पार्कों की 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हो सकता। तो हमारी सोच में प्रॉब्लम है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें पहली सीढ़ी पर सही कदम रखना होगा। वो पहली सीढ़ी है हमारे वोट का सदुपयोग। अब 2019 में हमारे पंत प्रधान जी सारे देश में घूम रहे थे, मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। ये एरर है सिस्टम का, रोकिए इस सिस्टम को। आप अच्छे एमपी चुनिए और जिस राजनीतिक दल को बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, राजा और रंक को भारतीय संविधान बराबरी का दर्जा देता है। एक सड़क पे भीख मांगने वाला व्यक्ति और एक राजा की तरह रहने वाला व्यक्ति, दोनों वोट की कीमत समान है, कोई भेद नहीं। तो हम सब बराबरी के हकदार हैं इस लोकतंत्र के। समझिए, आप किसी को बड़ा मत मानो, आप स्वयं महान हैं, स्वयं भगवान हैं, स्वयं शक्ति के पुंज हैं, इसको पहचानो। अगर हम ये कर सकें तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। एक ऐसा लोकतंत्र आएगा जो नज़ीर बनेगा पूरी दुनिया के लिए कि इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तब हम सही मायने में हमारे ऋषियों की उस महान परंपरा को समझ सकेंगे जो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, जो कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण छुपा हुआ है। अलग से हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है प्रकृति से। प्रकृति तो बहुत सरल है, बहुत तरल है, बहुत उदार है। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, वो लाखों हाथों से देने वाली है। ऐसा समझिए कि घनघोर बारिश हो रही है और हमने पात्र उल्टा कर दिया, एक बूंद नहीं मिलेगी। और इस घनघोर बारिश में जैसे हमने पात्र सीधा किया, विद इन ए फ्यू सेकंड वो भर जाएगा। तो यही लोकतंत्र की भाषा है, इसको समझो। इसको संविधान ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। 299 महापुरुषों के जरिए ये चरित्र प्रकट करने का साहस किया गया है, लेकिन हम उसको आत्मसात ही नहीं करना चाहते हैं। तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है, आपकी भावी नस्लों का प्रश्न है। मेरी चिंता अभी इस बूढ़े शरीर को लेकर नहीं है, भावी नस्लों को लेकर के है कि हमें भारत को एक उच्च कोटि का लोकतांत्रिक देश बनाना है।